बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी। इमरान खान ने बड़ी धुआंधार एक प्रेस ब्रीफिंग की है और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से बहुत से अहम सवाल उठा दिए, बहुत से लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया है और दावा किया कि उन्होंने 11 में से जब 8 ज़िमनी इलेक्शन जीते तो उनको कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया गया। इससे पहले वो ये इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं कि उन्हें मारने की प्लानिंग इसलिए की गई थी कि उनको मारने के बाद एमरजेंसी लगाई जा सके और इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क पर काबज़ हो सके। तो हाँ, सब के इल्ज़ाम है, रोज़ नया एक इल्ज़ाम सामने आता है। उन्होंने और भी हम बातें की हैं कि कातलाना हमला क्यों हुआ, उसके मुहर्रकात क्या थे, हमलावर कितने थे, और उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि उनके ऊपर हमलावरों की तादाद एक से ज़्यादा थी और वो अपने इस मौक़े पर कायम है कि उनके ऊपर 3 लोगों ने हमला किया था। तो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी लंबी, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत सी बातें की गई, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे आम खबर यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने अदम एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया। चौधरी साहब भज गए ने और उन्होंने एतमाद का वोट लेने से दौड़ लगा दी है और पीटीआई को भी कहा है कि वो चवले न मारे। यानी चौधरी साहब ने कहा कि पीटीआई को कुछ नहीं पता, वो एतमाद का वोट नहीं लेने जा रहे और ना उन्हें एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है। तो पंजाब के वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया गया, इसके पीछे वजूहात क्या है? तो क्या इसकी वजह नंबर गेम है? परवेज़ इलाही के पास नंबर गेम्स पूरे नहीं है, यानी उनके पास उतने अरकान नहीं है कि वो एतमाद का वोट ले सकें और उनका लहजा भी एतमाद से खाली है। इसके अलावा उनकी एक अहम मुलाकात हुई DGISI जनरल नदीम अंजम से, उसका भी आपको बताएंगे कि उस मुलाकात में क्या हुआ और ये मुलाकात कैसे, कब, कहाँ हुई और इसमें कौन सी बातें की गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद ही परवेज़ इलाही साहब ने ये स्टांस लिया कि उन्हें एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट के बारे में जो हुक्म दिया है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, वो इसे नहीं मानते। इमरान खान साहब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन जो इजलास 9 जनवरी को तलब किया गया उसके एजेंडे में ही ये शामिल नहीं है कि उस दिन एतमाद का वोट लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि पंजाब में एतमाद का वोट लेने नहीं जा रही पंजाब गवर्नमेंट, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और फिर बाजी पलट जाएगी और परवेज़ इलाही उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा एक और अहम खबर है और वो खबर जावेद चौधरी के कॉलम में है। जावेद चौधरी के कॉलम में रोज़ नित नए इंकशाफात होते हैं और कहने वाले कहते हैं कि उनकी लॉटरी लगी हुई है। लॉटरी से मुराद ये कि उनका दाव लग गया और वो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने कॉलम में लिख देते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की इस वक्त टॉप ब्रॉस से है, जो टॉप लीडरशिप है, जनरल बाजवा और इमरान चपकलिश है, फौज और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब के साथ जो माजी में होता रहा है या नज़र आता रहा है वो है। जावेद चौधरी के कॉलम में तासुर ये मिलता है कि सारा कसूर जो है वो इमरान खान का है और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद बेकसूर है। ये लुब्बे लुबाब है उनके कॉलम का, लेकिन जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो बड़े अहम इंकशाफात है। तो इस कॉलम में उन्होंने कहा कि फरवरी 2021 में कोर कमांडर की जो ऊपर नीचे यानी बैक टू बैक मीटिंग हुई थी, इन मीटिंगों के बाद ही फौज ने न्यूट्रल और एपॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया था। लेकिन 3 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शन थे, तो इमरान खान वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख को इस्लामाबाद की सीट जितवाना चाहते थे, लेकिन आसिफ ज़रदारी ने भाप लिया था कि फौज इमरान खान से डिस्टेंस कर रही है, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतार दिया और अक्सरियत के बावजूद पीटीआई वो इलेक्शन हार गई। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए तो अपोजिशन को यूँ लगा, उस वक्त की जो अपोजिशन थी कि अब है वो पीछे हट गई है और अब जो है वो यानी इमरान खान के खिलाफ ज़रदारी ने भाप लिया था कि फौज इमरान खान से डिस्टेंस कर रही है, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतार दिया और अक्सरियत के बावजूद पीटीआई वो इलेक्शन हार गई। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए तो अपोजिशन को यूँ लगा, उस वक्त की जो अपोजिशन थी कि फौज जो है वो पीछे हट गई है। तो अपोजिशन को लगा कि फौज इमरान खान से पीछे हट गई है और अभी अपोजिशन तैयारियां कर ही रही थी कि इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि उस वक्त सियासी जमातों की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी और इस वजह से इमरान खान साहब को सपोर्ट करने पर फौज मजबूर हुई और फिर ये जिम्मेदारी, ये टास्क जनरल फैज़ हमीद को दिया गया। यानी जो इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था 6 मार्च को, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही कामयाब बनाया, इसके बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी थी कि वो न्यूट्रल रहेंगे और ख़ुद को सियासत से डिस्टेंस कर लेंगे। लेकिन बावजूद मजबूरी उस वक़्त
ये सब कुछ किया गया और जनरल फयाज हमीद ने 72 घंटे मुसलसल जाग कर इमरान खान की हुकूमत बचाई। और इस वक्त उस वक्त जो लोग, कोई अस्पताल में था, कोई कहीं था, यानी चौधरी शुजात के बारे में बताया कि वो अस्पताल में थे तो फौजी अफसर वहाँ पहुँच गया गुलदस्ता लेके और इनका चौधरी साहब बेशक आप अलील है लेकिन कल हर सूरत पार्लियामेंट पहुँचकर वज़ीर को वोट देना है। सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुँच गए उस वक्त तक फ़ोन आते रहे। तारक बशीर चीमा को कहा कि आप आ रहे हैं कि आपको लाया जाए। आमर लियाकत ने भी ये कहा था उस वक्त पार्लियामेंट में पहुँचने के बाद कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और आखिरी गुलाम बीबी भरवाना एक रह गई थी जंग से, जो MNA थी, उनके बारे में कहा गया कि उनको वो चल पड़ी है, जंग से निकल पड़ी है, उनके पीछे पीछे हमारी गाड़ी है। यानी इस हद तक, यानी इमरान खान को बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक गई। तो फिर हाँ सब क्यों ना रोला पान, हाँ सब ठीक शोर मचा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें निकाला है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इक़्तिदार में रखा हुआ था। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के काम धंधे करने बंद कर दिए तो फिर इमरान खान कैसे हुकूमत में रह सकते थे? बेचारा सही रोंदा है। पहले तुम मैनू जनाब आदत डाली, मुझे इल्लत डाली, मुझे आदि किया, इक़्तिदार के नशे का आदि किया। मैं किसी और नशे का आदि सा, लेकिन आपने मुझे इक़्तिदार का नशा जो है वो उसकी आदत डाल दी और फिर आपने कहा हम न्यूट्रल हो गए। तो ये सारी कहानी है। लेकिन इसके बाद फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन सितंबर 2020 में जब FATF के बिल की मंजूरी हुई, उस वक्त सबको बुलाया गया कि वोट डालें इसके हक में, तो उस वक्त अपोजिशन मायूस हो गई। लेकिन फिर जनरल बाजवा ने मलक अहमद खान के जरिए अपोजिशन को पैगाम भेजा, या मुस्लिम लीग नून के कायदीन को, नवाज शरीफ को पैगाम भेजा कि अब किसी को कोई फ़ोन नहीं आएगा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गई। पहले फ़ोन आते सन, ये इस कॉलम में ये कहानी खुल के बताई गई जी, पहले फ़ोन आते थे अब नहीं आएंगे, और इसका मतलब है कि तुझे जो करना कर लो। तो फिर इमरान खान जो है वो जाहिर है वो सही रोता है कि मेरी हुकूमत गिर रही थी और इन्होंने मुझे बचाया नहीं है क्योंकि इन्होंने फ़ोन करने बंद कर दिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनके कॉलम में बड़ी दिलचस्प बातें आप सुन सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इमरान खान साहब ने जो आज खिताब किया, उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट है। उन्होंने इसी फ्रस्ट्रेशन में रिकॉर्डिंग से पहले जब वो खिताब करने वाले थे वहाँ किसी को डांट भी दिया कि चलो फटाफट तस्वीरें बना दे, निकल। तुम फिरते रहते हो, हिला नहीं है तुमने, ले लो तस्वीरें, निकलो यहां से। तो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से नजर आती है। अपने ऊपर हमले की जो कहानी उन्होंने सुनाई वो कौम पहले भी सुन चुकी है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। वो उनका मौक़िफ़ वही है कि जब वो वज़ीराबाद में थे उनके ऊपर 3 तरफ से अटैक हुआ। एक वो जो मुलजिम था जो पकड़ा गया है, जिसके बारे में इमरान खान का दावा ये कि इसको तैयार किया गया था, और चूंकि मैंने बैक टू बैक 11 में से 8 ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए थे तो ये फैसला किया गया कि अब इसको राह से हटा दिया जाए। तो रास्ते से हटाने के लिए मुझे जो है ना वो सब तैयारी की गई थी, और मुझे कुछ फ़ौज के अंदर मेरे मुखबर कह लें, सहूलतकार कह लें, वो मुझे बताते थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इंक्वायरी चल रही 400-500 लोगों के खिलाफ। पिछले व्लॉग में अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको पूरी तफसील से देख ले। तो उसी हवाले से इमरान खान साहब ने यह इतराफ़ किया कि उनके सहूलतकार मौजूद थे, उनके इन्फॉर्मर, उनके हमदर्द, उन्होंने बताया कि जनाब आप पे हमला होने वाला है और आपको मरवा दिया जाएगा मजहबी इल्ज़ाम लगाकर, तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर। जिस तरह सुलेमान तासीर को कत्ल किया गया, उन्हें मारा गया, उनका बेईमाना कत्ल किया गया, इसी तरह इमरान खान के साथ भी होगा। तो इमरान खान कहते मेरे पता सी, मुझे ये भी पता था लोग कौन है, लेकिन इमरान खान ने इस वज़ीराबाद अटैक से पहले कभी किसी का नाम नहीं लिया, और कहते मैंने एक जलसे में जिक्र कर दिया था। अब वो कहते हैं जी मुझे पता था। वो सिलसिले में 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को कोई बचा नहीं सकता था, उनसे भी ताकतवर लोग हैं जो इस कौम के मुहाफ़िज़ है, इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। इस बार इमरान खान ने नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी ये कौम के मुहाफ़िज़ हैं और ये मिल गए थे। अगर ये ना मिले होते तो जनाब सब कुछ जो है वो ठीक होता है, क्योंकि DPO जो है वो हमारा लगाया हुआ था और DPO हमारा हुक्म नहीं मान रहा था। अंदाज़ा लगाएं कि खासब पे जो हमला हुआ वज़ीराबाद में हुआ। अब उसकी जो वीडियो आई है जिसमें वो DPO RPO के सामने DPO अपना फ़ोन दे रहा है SHO को, SHO उसके मोबाइल से मुल्ज़िम की वीडियो बना रहा है, और चूँकि उसमें मुल्ज़िम तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इल्ज़ाम है कि जो DPO ने बनवाई और फिर DPO ने ये किसी को भेजी। और इमरान खान साहब ने कहा जी वो DPO तो पेश ही नहीं हो रहा, और DPO वो मोबाइल फ़ोन देने से इनकारी है।
और डीपीओ जो है यानी पंजाब में हुकूमत है इमरान खान साहब की, परवेज साहब की, डीपीओ उनका लगाया हुआ, आरपीओ उनका लगाया हुआ, एसएचओ उनके लगाए हुए, और इलाका जेलम वजीराबाद गुजरात ये वो इलाका जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? फौज पे। इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? अपोजिशन के ऊपर कि जी सारा कुछ उन्होंने किया। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं जी वो देखिए डीपीओ ने तो तावन नहीं किया, उसको पता नहीं कौन डायरेक्शन दे रहा था, तो आप डीपीओ को हटा देते। आपका वजीर बड़ा ताकतवर है पंजाब के अंदर, आप डीपीओ अभी तक वहां पर मौजूद है, डीपीओ लगा हुआ है। वो एसएचओ को हटा दिया गया, एसएचओ 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। अब वो कुछ भी हो, लेकिन अब इसमें चौधरी परवेज का किरदार भी हो सकता है, उसको कौन ट्राई कर सकता है? इस सारे केस के अगर बेनिफिशियरी हो सकते हैं, क्योंकि ये मनसूबा तो खून खराबे का था। अब वो खून खराबा हुआ नहीं, बल्कि वो चौपट हो गया मामला, और खान साहब को बीच रास्ते में से जो उनका ख्याल है कि उन्हें गोलियां लगेगी और अवाम ये खबर सुनकर जो है वो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, लोगों के घरों में घुस जाएंगे और उनको घरों से निकाल के मार देंगे कि तुम इमरान खान को गोलियां मारती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो शेख चिल्ली के ख्वाब थे, वो शेख चिल्ली का ख्वाब टूट गया। अब वो खान साहब को गोलियां भी नहीं लगी, ये रिपोर्ट आ चुकी है, उनको छर्रे गोलियों के वो टुकड़े लगे, धाती टुकड़े, और 3 माह से वो टांग बांध के बैठे हुए हैं कि जी मुझे बड़ी गोलियां लगी हैं। इधर मैं जानता हूँ बड़े लोगों को जिनके सर में गोली लगी और उन्होंने बैठ के अपने सामने वो गोली भी निकलवाई और फिर उसके बाद अपनी ड्यूटी भी अंजाम दी। बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनको इनसे ज़्यादा जख्म आए, लेकिन वो इमरान खान है जिनका सुबह कुछ और होती है और शाम कुछ और होती है। तो खान साहब ने सारा इल्जाम डाल दिया साफियों पे कि जी उनको वीडियो भेज दी वो पुलिस वालों ने, और उन्होंने गरीदा को भेजी, वकार सती के पास चली गई, वो उन्होंने चला दी, ये कर दिया वो कर दिया। साफी मुजरम भाई, एक मुलजम पकड़ा गया, उसने कन्फेस किया, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट फौरी तौर पर रिकॉर्ड होता है कि ये बदल ना जाए, ये अभी हीट ऑफ द मूवमेंट जो देगा, ये पहला इसे इकबाली बयान कहते हैं। वो आजकल पुलिस लिखती कम में रिकॉर्ड कर लेती है, वो रिकॉर्ड कर लिया गया। उसके बाद उसने अपने सीनियर को भेज दिया, हाई प्रोफाइल केस था, और उसने हो सकता सीएम पंजाब को भेजा हो, उसने हो सकता है गवर्नर पंजाब को भेजा हो, उसने हो सकता है किसी को भेजा हो, इनके किसी जिनके वो मातहत है अपने सीनियर पुलिस अफसरान को भेजा हो, उन्होंने किसी और को शेयर किया। तो ये शेयर तो वहां से हुआ है, लीक तो वहां से हुआ है, और हर सहाफी के अपने सोर्स होते हैं। किसी ने बता दिया होगा यार बड़ी वीडियो आई, मैं तुम्हें भेज रहा वेखते से की है, हमें तो ऐसे खबर मिलती है, उड़ती उड़ती खबर होती है। और क्या खबर के बारे में कोई यानी मीटिंग होती है कि आए जनाब मैं आपको खबर देता हूं, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे ही हवा में से लोग खबरें कैच करते हैं। तो ये खबर वीडियो भी ऐसे हवा में किसी जगह फॉरवर्ड होती होती पहुंच गई और उन्होंने चला दी। अब खान साहब का मुतालबा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब इसकी तहकीकात करें। तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं कहना जनाब आज कल नहीं कर दी आज कर चीफ जस्टिस साहब को ये केस ले लेना चाहिए और बुलाना चाहिए इमरान खान साहब को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर उन्हें किसी ने अटैक किया तब भी, नहीं किया तो तब भी, कहानी तो मुक्के ना। वो खान साहब ने रोज तमाशा लगाया होता है और उनको ये काम आता है, उनको और कोई काम नहीं आता। इमरान खान मुल्क चलने नहीं दे रहे और सबको बैठ के वो गालियां निकालते, तो उनका ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर होना चाहिए। चौधरी परवेज की मुलाकात हुई है डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम से। उनकी मुलाकात ये हुई है सीटीडी के एक बड़े ही आला अफसर डायरेक्टर आईएसआई के, उनको खानेवाल में मर्डर कर दिया गया था। तो उनकी नमाज जनाजा में जनरल नदीम अंजुम पहुंचे थे और परवेज लाई भी पहुंचे थे, वज़ीर पंजाब परवेज लाई ये भी वहाँ पहुंचे थे। इनकी वहाँ मुलाकात हुई। नवीद सादिक के जनाजे पर माहौल बड़ा सोगवार था, लेकिन चूंकि उसमें भी हो जाती है बातचीत, तो परवेज लाई साहब ने कहा कि देखें जनाब, हम तो माई बाप आपके हुक्म पे चलते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। इशारा उनका उस तरफ था कि जो उनकी वो एक बीवी निकल आई है और बीवी की जायदादें निकल आई हैं। उन्होंने कहा जिन्हें मेरी बुढ़ी कट ली से मुराद औरत निकाल ली नहीं, यानी ये कहानी निकाल ली कि मेरी बीवी है और उसको एफआईए बुला रही है और राणा सनाउल्लाह पीछे पे आया और गवर्नमेंट पीछे पे हुई है, और हम देखें बिल्कुल यानी ये हमारे साथ क्या हो रहा है, यानी अब हम एजेंसियाँ साढ़े पीछे पे आ गई हैं, कहानियाँ साड़ियाँ। उन्होंने कहा डीजीआई ने कि ये यहाँ पे तो हम आए हैं, बड़ा अफसोसनाक माहौल है, फिर कभी किसी और मौके पे बात कर लेंगे, इसको देखते हैं। अभी तो नवीद सादिक हमारा करीबी साथी था और बड़ा एफिशिएंट ऑफिसर था और ब्रिलियंट ऑफिसर था, जिसके क्रेडिट में बहुत बड़े बड़े काम हैं, और जीदार अफसर था, और जिसने दाइश का नेटवर्क तोड़ा, टीटीपी को उन्होंने नथ डाली और आईएसआई के ऊपर अटैक करके लोगों को जिन्होंने मारा उनको उसने मारा। तो उसके जनाजे में भी लोग सियासी बातें करने से बाज नहीं आते। हमारे एक मरहूम दोस्त थे वैसे
वो ये बताया करते थे लोगों से मिलने का सबसे अहम मौका होता है, वो दो मौके बताते थे जहाँ पे आप लोगों के साथ बड़ी मिल भी सकते हैं और आपके पास टाइम भी होता है कि आप उनसे बातों बातों में बहुत सी बातें पूछ भी सकते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा होता है। इसमें एक गमी का माहौल, किसी का जनाजा हो, कुल हो, या और जो इस तरह की 10वें की रस्म होती है, या फिर शादी की तकरीब, तो उसमें उनको कहा गया कि ये मौका नहीं, ये मौका किसी और उठा रखते हैं बाद। फिर कुछ ज़ाहिर है इससे उन्होंने अंदाज़ा लगा कि शायद इनको कहा गया है कि उनको के तसल्ली रखें, आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने फिर आते ही आज ऐलान कर दिया कि जनाब मैं आते तुम्हारा आधा वोट नहीं लेना, जो करना है तो कर लो। तो उनको शायद लगा कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो तहरीक इंसाफ के लोग खुद को दो किस्म की तसलियाँ दे रहे हैं। एक उनकी तसल्ली है कि इलेक्शन जल्द होंगे, मार्च में होंगे। दूसरी उनकी तसल्ली है कि इमरान खान 2/3 एक सीट लेगा। तीसरी तसल्ली वो देते हैं कि जनाब इमरान खान बस सदर बनने वाला है और वो अगला वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा बल्कि मुल्क का सदर होगा और मुल्क में सदारती निज़ाम आएगा। और फिर हाथनाए थू गोड़ी पे कहते हैं जी टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ रही है, बस ये सेटअप ख़त्म हो रहा है, ये निज़ाम लपेटा जा रहा है, ये फेल हो गया है और अगला सेटअप जो है वो आ रहा है। तो ये जो तसल्ली शफ़ी वाला मामला ना, ये चल रहा है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यानी अपोजिशन की हुकूमत फेल हो गई है और हुकूमत जो है वो पूरी उम्मीद है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जो कि नज़र भी आ रही है। जनरल आसिफ मुनीर गए हैं सऊदी अरब और यूएई का दौरा कर रहे हैं और उनकी मुलाकात वहाँ पे सीनियर जो हुकाम है उनसे हुई है, वज़ीर दिफा सऊदी अरब से हुई है और ये उनका पहला दौरा है। और इस दौरे के बाद उम्मीद की जा रही है कि मुआशी मुश्किल है, मुआशी सूरत हाल है वो खासी ख़राब है, तो उसमें ये दोनों ममालिक कुछ एक्स्ट्रा मैयर लेंगे पाकिस्तान के लिए और मदद देंगे। अभी कुछ देर पहले मुझे इतला मिली है कि मुल्क भर में ज़ल्ज़ला आया और ये बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला था। 5.8 रेक्टर स्केल पे ये ज़ल्ज़ला था और ये इसका जो था एरिया वो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है यानी KPK का, वहाँ पे पेशावर, हरीपुर, पिंड दादर खां, लेकिन ये और भी जगहों पे गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहाँ भी, और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी इसके असरात महसूस किए गए हैं। इसरा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लड़ाई नज़र आ रही है और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब बड़े नाराज़ है इसाक डार साहब से और वो कहते हैं इसाक डार ने उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चलाई और नवाज शरीफ ने उन्हें बड़ा बेइज्जत करके निकाला। वो ये कहते हैं मुझे बुलाया गया था लंदन और वहाँ पे 12 वज़ीर मौजूद थे और मुझे वहाँ कहा गया कि जी आप ओहदा छोड़ दें और इसाक डार को वज़ीर बना दिया गया। इसाक डार साहब वज़ीर बनना चाहते थे और मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेन कर रहे थे और वो नवाज शरीफ को रोज़ बताते थे कि डॉलर जो है वो मसनूई तौर पर ये अप है, ये नीचे आना चाहिए, इस तरह पेट्रोल की कीमत, ये दोनों के बारे में वो दावा करते थे कि वो इसको ठीक कर देंगे, लेकिन उनसे भी ठीक नहीं हो सका। तो इससे नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी यानी तनाज़ात हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर आपको बताऊं कि हरीम शाह बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। हरीम शाह ने दावा किया कि अगली वीडियो आएगी फ़याज़ुल हसन चौहान की। उनका नज़ला फ़याज़ुल हसन चौहान पर गिरा है क्योंकि फ़याज़ुल हसन चौहान जो है वो सुना ये कि वो हरीम शाह को तंग कर रहे हैं और हरीम शाह ने फिर एक वीडियो पैगाम में कहा कि तुम्हारी असल वीडियो मेरे पास मौजूद है और मैं वो जल्द सामने लेकर आऊँगी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आप कितने गलीज इंसान हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आप कितने गलीज इंसान हैं। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपकी करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच। तो अब अल्लाह जाने फ़याज़ुल हसन चौहान ने क्या सियासी तन्हाई से तंग आकर हरीम शाह से रब्ता किया। ताल्लुकात तो है ना सबके और ट्राई तो सारे मार दे ना, जब जितने प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर ट्राई मारदा है। वो जो PDA की एक रुकन असम्बली मोमना वहीद जिन्होंने ये कहा जी कि मैं वोट नहीं दूंगी प्रिविलेज को, उनके बारे में तो ये सोशल मीडिया पे इतलात है कि उनको भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई माफ़ कर दे, मैं PDA में ज़रूर इतनी अर्सा रही हूँ तो लेकिन मैं अकेले नहीं मिल सकती। और PDA में बहुत से लोगों की जो ख़वातीन है उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि जनाब कल्ले नहीं मिलना किसी को।
जिन्हें मिलना नाल मिलना। अब आखिरी खबर जो है वो थोड़ी सी इस तरह की है कि जिसमें एक वज़ीर ने दावा किया है और एक नेट चैनल है उसने ये खबर ब्रेक की है कि एक साबिक़ वफाकी वज़ीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि मुराद सईद साहब बड़ी मुश्किल में है और वो रूपोश है, और इमरान खान साहब ने मुराद सईद को छोड़ दिया है, यानी उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। आपको मुराद सईद कहीं नज़र भी नहीं आ रहे और वो खामोशी से रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि उनको धमकियां हैं, उनको जान से मार दिए जाने का ख़दशा है। ये इस तरह की बातें मैंने बहुत सुनी है और मीडिया के ऊपर ख़ुद भी कहते थे अरशद शरीफ कत्ल केस के वहाँ विटनेस है, उनको कई बार उस तहक़ीक़ाती एजेंसी ने भी बुलाया लेकिन वो नहीं आए। तो अब उनके बारे में इतला ये है कि वो रूपोश है, वो गायब है, वो कहाँ गए हैं, वो मंजर आम पर नहीं है और किसी भी किस्म की आपको उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। या वो गायब हैं या वो गायब हो चुके हैं या रूपोश हो चुके हैं या उन्हें गायब कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान ने चुप साधी हुई है उसके हवाले से और वो कहते हैं मुश्किल वक्त उन पर आया है तो इसलिए इमरान खान साहब ने उनको भी चड्डी करा दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। इमरान खान साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि वो अपने कत्ल के हवाले से जिन किरदारों के नाम ले रहे हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट तहक़ीक़ात और तफ्तीश करे, लेकिन इसमें उन्होंने इशारे किए, नाम फिर भी नहीं लिया। यानी इमरान खान साहब जैसा करैक्टर भी दुनिया में बहुत कम ही होगा। जब वो जलसे जुलूस करते हैं तो खुल्लम खुल्ला नाम लेते हैं। जब उनके अपने ऊपर हमले की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ तो उसमें भी किसी का नाम नहीं ले रहे। मुहाफ़िज़ हैं, कौम के मुहाफ़िज़ हैं। उसी से आप अंदाज़ा लगाएं ना कि नीयत क्या होती है। उन्हें पता है कि अगर मैंने इधर नाम ले लिया तो फिर कोर्ट में मुझे साबित करना पड़ जाएगा कि यही लोग हैं। वो तो क्या, मैंने तो ऐसे ही कहा था ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है तय करना कि कौन से मुहाफ़िज़ों की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब बड़े होशियार आदमी है, ये एम ही नहीं है। लोगों ने वो समझते हैं कि ये एम ही है, ये वाकई चलाक है। और ज़्यादा दो जी, अब मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।